हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या है कि लड़के आजकल काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे न्यूज आ रहे हैं आजकल, जितना देखो इधर गैंग रेप वगैरह। तो इससे रिलेटेड एक धारा है जिसको हम लोग 376 के तहत जानते हैं, और हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देखेंगे। जो बलात्कार को भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय कितना 16 में धारा 375 के तहत परिभाषित किया गया है, जो यौन अपराधों के शीर्षक के तहत मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों पर चर्चा करता है। इसके अलावा बलात्कार करने की सज़ा को आईपीसी की धारा 376 के तहत परिभाषित किया गया। ये तो हम सभी को पता है, कोई भी व्यक्ति जो भी ऐसे अपराध करते हैं उनके लिए सज़ा बनी गई है, और उसमें क्या होती है कि उनको 376 धारा 376 के तहत उन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश की जाती है। और अपराध को मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों में से एक रूप में परिभाषित करती है। ऐसी बर्बर अपराध के लिए क्या है, पूरे समाज के खिलाफ अपराध कहा जाता है, ये हम सभी को पता है। और जैसा कि आजकल आप लोग देख भी रहे हैं कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं आजकल। उसके बाद क्योंकि ये देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, बलात्कार पीड़ित को सबसे दर्दनाक शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाता है। और भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत एक गरिमापूर्ण और मुक्त जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यही कारण है कि विधायिका ने इसे सीधे तौर पर उच्चतम आपराधिक परीक्षण न्यायालय माननीय संत द्वारा महिलाओं के खिलाफ कुछ भीषण अत्याचार युक्त अपराधों को देखा है, जैसे निर्भया सामूहिक बलात्कार। जैसे आपने देखा होगा उस टाइम क्या हुआ था, निर्भया का जो सामूहिक बलात्कार हुआ था उसमें भी उन लोगों को क्या फांसी के दिया गया था। उसके बाद हाथरस वाली भाई साहब, वो तो ऐसा था कि उस वीडियो के यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते हैं, मतलब सोच के ही माइंड में हमें कैसी आ जाती है। उसके बाद कठुआ बलात्कार मामला, शक्ति मिल्स मामला, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जो उन्होंने रात में करीब लिफ्ट मांगा था उन लोगों से, और उसके बाद उनके साथ ये हुआ था सामूहिक बलात्कार। और इन घटनाओं के कारण संसद ने इसे निरसंस्कार से कड़ी सजा देने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 में संशोधित किया गया है। वर्तमान में लेख प्रासंगिक ऐतिहासिक निर्णयों के साथ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के तहत प्रदान किए गए बलात्कार के अपराधी के लिए वैधानिक दंड को भी स्पष्ट करता है। अभी फिलहाल में जो हम लोग न्यूज देख पा रहे हैं, अभी क्या होता है दिल्ली में जो साक्षी वाला हत्याकांड नहीं, क्या होगा उसे आप देख रहे होंगे। अभी एक दो और वीडियो है जिसे हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। वो साक्षी वाला जो है, मतलब कि वहाँ पे उसने 40 चाकू से वार किया, 40 बार। उसके बाद पत्थर से उस पर उस वीडियो को, मतलब कि वो क्या है कि वीडियो देख के एकदम से रूह कांप जा रही है। उस वीडियो के यहाँ पे हम लगा भी नहीं सकते, इतना दर्दनाक मौत दिया है उस बंदे ने। ऐसे उस पर सामाजिक क्या है उसको हम नहीं बोलना चाहेंगे, हिंदू है मुस्लिम है ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी है उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठानी चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या होता है। ये जो भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत बलात्कार को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के तहत परिभाषित किया है। एक्चुअली क्या है, ये जो धारा है 376, बट इसको 375 के तहत परिभाषित किया गया है। यह धारा इसे एक पुरुष और महिला के बीच इसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना एक प्राकृतिक और जबरन संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के रूप में परिभाषित करती है, और आपराधिक कानून के दायरे के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया तब कहा जाता है। पहले इसका देखेंगे, एक पुरुष अपने लिंग पेनिस को किसी भी हद तक महिला की योनि, वजाइना, मुंह, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा या गुदा में प्रवेश करता है जब वह उसे अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा ही करने को कहता है, तब भी इसमें क्या होती है 376 के तहत उन पे मुकदमा चल सकता है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे जो बनता है, एक पुरुष किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुद्दा किसी हद तक कोई वस्तु या अपने शरीर के किसी हिस्से को डालता है
या वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने को कहता है तो ये भी 376 के एक्ट के तहत आता है। उसके तहत अगर वो चाहे तो उस पर मुकदमा कर सकती है। उसके बाद 3 नंबर में देखेंगे यहाँ पे, पुरुष योनि मूत्रमार्ग गुद्दा या उसके शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश के लिए जब या उसे अपनी किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने को कहता है तो उसके शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है, तब भी क्या होती है, बलात्कार के तहत आते हैं। आप उसके खिलाफ जो भी है केस दर्ज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर देंगे, एक पुरुष अपना मुंह किसी महिला की योनि गुद्दा या मूत्र मार्ग पर लगाता है या जब वह उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा ही करने को कहता है तो यह भी बलात्कार में ही आता है। उसके बाद यह धारा आगे उन उदाहरणों के लिए प्रदान करती है जिसके तहत उपयुक्त कार्यों को बलात्कार माना जाएगा। ऐसी स्थिति के विवरण पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है। आइए देखते हैं क्या है नीचे। वर्तमान धारा के अनुसार उपरोक्त सभी गतिविधि, क्या वर्तमान धारा के अनुसार उपरोक्त सभी गतिविधियों को बलात्कार माना जाएगा जब निम्नलिखित परिस्थितियों निम्नलिखित अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा, वो साक्षी, वो लड़की का नाम था और लड़के का भी कुछ नाम था। इन्होंने क्या किया था, वो जी जो लड़का था उनकी प्रेमिका थी ये साक्षी, और उन्होंने कुछ बोला, फिर वो जा नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने 40 बार चाकू से वार किया। उसके बाद उन्हें पत्थर से मारा था। उसके बाद जब ऊपर बताए गए कार्य इसकी इच्छा के विरुद्ध या इसकी सहमति के बिना किए जाते हैं तब भी इन पे बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। जब कोई यौन कार्य उसकी सहमति से किया जाता है लेकिन उसकी सहमति उसे या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें वो रुचि रखती है को मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की जाती है। जब उपरोक्त गतिविधि एक पुरुष द्वारा की जाती है जहां वो मानता है कि वह उसका पति नहीं है, जहां वो उसे इस विश्वास के सहमति देती है वह उसका पति है जिससे वो कानूनी रूप से विवाहित है। जब ऊपर बताए गए कार्य उसकी सहमति से किए जाते हैं लेकिन उसकी सहमति स्वैच्छिक नहीं थी क्योंकि सहमति के समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी या उसके द्वारा अस्वास्थ्यकर पदार्थ देने के कारण नशे की हालत में, बहुत सारे हम लोग सुनते हैं कि लड़की को नशे की हालत में या कुछ नशे वाली ऐसे इंजेक्शन दे के, कुछ टैबलेट्स दे के उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उस मामले में भी उसे बलात्कार ही माना जाता है। और नशा इस हद था कि उस गतिविधि की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ थी जिसके लिए उसे सहमति दी थी। जब उपरोक्त गतिविधियां किसी नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ की जाती है, जब उपयुक्त कार्य तब होते हैं जब वो अपनी सहमति संप्रेषित कम्युनिकेट करने में असमर्थ होती है। धारा का स्पष्टीकरण 2 संहिता की धारा 375 के संचालन के लिए सहमति की परिभाषा प्रदान करता है। स्पष्टीकरण के अनुसार सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता जिसमें महिलाएं शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर मौखिक संचार, कम्युनिकेशन या किसी अन्य रूप से एक निश्चित यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती। इस प्रकार ऊपर उल्लेखित प्रावधानों धारा 375 द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार यह माना जा सकता है कि बलात्कार के लिए अपराध में निम्नलिखित आवश्यकता तो शामिल है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले संभोग। अभियुक्त पर दंडात्मक दंड की धारा 375 संचालन के लिए आवश्यक है कि संभोग किया जाए जो कि भाग 1 से 4 के तहत दिया गया है, अर्थात लिंग किसी भी वस्तु या शरीर के अंग को योनि, मूत्रमार्ग या गुद्दा में किसी हद तक डालना। साथ ही महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में छेड़छाड़ की जानी चाहिए और उसके मुंह को महिला की योनि, गुद्दा और मूत्रमार्ग में लाया जाना चाहिए उसकी इच्छा के विरुद्ध। दंड संहिता की धारा 375 के विवरण 1 में प्रावधान है कि महिला के साथ किया गया संभोग बलात्कार माना जाएगा यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेडीज, कोई भी गर्ल्स, कोई भी बॉयज अगर 18 साल से कम एज के हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर उनसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसे बलात्कार ही माना जाता है। आपराधिक कानून में इच्छा के विरुद्ध एक कार्य शब्द का अर्थ है एक महिला को सक्रिय, स्पष्ट रूप से व्यक्त, प्रतिरोधक या इसकी घटना से इनकार करने के बाद एक कार्य किया जाता है। इसकी इच्छा के विरुद्ध और इसकी सहमति के बिना शब्दों को अक्सर परस्पर विनिमय के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि 2 शब्द एक दूसरे को पूरी तरह से अलग है क्योंकि पूर्व कार्य होने के दौरान इनकार से संबंधित, जबकि बाद वाला यौन कार्य के लिए पक्षों के बीच समझौतों को संदर्भित करता है जो अभी तक नहीं हुआ है। उसकी सहमति के बिना, जब किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना यौन कार्य किया जाता है तो इसे दंड संहिता प्रावधानों के अनुसार बलात्कार कहा जाएगा।
उसकी सहमति के बिना शब्द की उचित समझ के लिए सहमति शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है। इस धारा के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार सहमति एक पुरुष और एक महिला के बीच बिना किसी संदेह या स्वैच्छिक समझौता, जहां एक महिला शब्द, इशारों या मौखिक या गैर मौखिक संचार किसी अन्य रूप से संचार करती है या एक निश्चित यौन गतिविधि के लिए सहमत होती है। नतीजतन अगर कोई महिला ऐसी सहमति या कुछ ऐसा वर्गीकृत किया गया है तो उसे बलात्कार माना जाता है। उसके बाद 2003 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सहमति का अर्थ दिया, जिसने इन्हें 3 चीज़ों कार्य करने की शारीरिक शक्ति, कार्य करने की मानसिक शक्ति और उनका एक स्वतंत्र और गंभीर उपयोग कराया गया था। मौत या चोट के डर से एक यौन कांड। इसके अलावा धारा के विवरण 3 के अनुसार जहां एक महिला की यौन कार्य के लिए सहमति हो या किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु या चोट के भय में डालकर ली जाती है, उस सहमति आपराधिक कानून में दी गई है, क्योंकि यह एक डर का उत्पाद है जो एक पुरुष द्वारा या महिला किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसमें वह रुचि रखती है। इस धारा के उद्देश्य में कोई भी अन्य व्यक्ति, उसका पति, बच्चा या माता पिता हो सकता है। वेश बदलने का कहा, एक व्यक्ति को बलात्कार के लिए उत्तरदायी कहा जाता है यदि वह पीड़ित के पति का वेश लेता है। धारा के अनुसार ऐसे मामलों में अभियुक्त के यौन कांड के लिए एक महिला की सहमति अमान्य है, क्योंकि यौन संबंध का समझौता अभियुक्त और पीड़िता के बीच नहीं हुआ है, बल्कि सहमति एक उस व्यक्ति के द्वारा की गई है जिससे वह व्यक्ति को विधि पूर्वक विवाह किया गया मानती है। इस धारा के तहत व्यक्ति को बलात्कार के लिए उत्तरदायी माना जाएगा यदि वो झूठा और जानबूझकर उसके पति का प्रतिरूपण करता है और ऐसा करने में वो बात जानबूझकर उसके साथ संभोग करता है, अस्वस्थ और नशे में। इसके अलावा धारा एक और परिस्थिति प्रदान करती है जहां महिला द्वारा दी गई सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाएगा और किए गए कार्य को बलात्कार के रूप में माना जाएगा। प्रदान करता है कि जब एक महिला किसी कार्य के लिए सहमति देती है तो सहमति देते समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ होती है, किसी नशे की लत में कारण नशे की स्थिति में होती है और उसकी अस्वस्थता या नशे की वजह से उस कार्य के लिए वह अपनी सहमति दे रही है कि प्रकृति और परिणाम भी समझने में समर्थ होती है। नाबालिग की सहमति। विवरण 6 के अनुसार नाबालिग के साथ यौन संबंध बलात्कार या धारा नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने को अवैध बनाती है, भले ही उसने यौन कांड के समय अपनी सहमति दी हो या नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में सहमति का महत्व नहीं है क्योंकि पीड़ित नाबालिग है और उसे इस कार्य और इसके परिणाम का कोई ज्ञान नहीं है। सहमति संचार की अनुपलब्धता। बलात्कार तब होता है जब कोई महिला किसी भी कारण से यौन कांड के लिए अपनी सहमति देने में समर्थ होती है, लेकिन यह कार्य उसकी अक्षमता के बावजूद किया जाता है। उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी बात जो है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत बलात्कार के लिए क्या सजा दी गई है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 बलात्कार के आपराधिक वैधानिक दंड का प्रावधान यह है, जो कोई भी बलात्कार का अपराध करता है उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। क्या? उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। अभी जो साक्षी वाला मामला आया था उसमें जो यहाँ के हैं दिल्ली के जो कुछ भी हैं बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने बोले थे कि इसे कठोर से कठोर सज़ा दिलाएगी और मौत तक की सज़ा दिलाई जाएगी। आगे क्या होगा हम लोग उसमें देखेंगे। जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा उपधारा 2 विशिष्ट व्यक्तियों जो किसी महिला के साथ कुछ परिस्थितियों में बलात्कार करते हैं, बलात्कार की सजा का प्रावधान करती है। प्रावधान ऐसे है, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते एक व्यक्ति को बलात्कार के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा यदि वह महिला के साथ जबरदस्ती संभोग करता है या जो है उस हिरासत में हो या उसके अधीनस्थ सबॉर्डिनेट की हिरासत में हो, उस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर जिसमें वो नियुक्त है या किसी महिला स्टेशन हाउस परिसर में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, उपधारा। क्या? उपधारा सेकेंड बी लोक सेवा आयोग प्रावधान करती है जो किसी महिला के साथ बलात्कार करता है उसकी हिरासत में उसी अधीनस्थ हिरासत करता है। उसके बाद सशस्त्र बलों आर्म फोर्सेज का सदस्य सजा के लिए उत्तरदायी होगा यदि वो उस क्षेत्र में बलात्कार करता है जहां वो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकरण अथॉरिटी के माध्यम से तैनात है। उसके बाद इस उपधारा के संचालन के सशस्त्र बलों को स्पष्टीकरण के तहत परिभाषित किया, जिसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों का मतलब नए सैनिक, सैन्य, मिलिट्री और वायुसेना और किसी अन्य कानून के तहत गठित किया गया है कोई भी सेना है। साथ ही इससे अर्धसैनिक, पैरामिलिट्री बल या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई अन्य बल भी शामिल हो।
पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, जेल, रिमांड होम या महिलाओं या बच्चों की संस्था जैसे किसी कानून के तहत स्थापित हिरासत स्थानों के कर्मचारियों या प्रबंधन के किसी सदस्य द्वारा किसी कैदी के साथ बलात्कार करना। उसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों या प्रबंधन के किसी सदस्य द्वारा अस्पताल में एक महिला के साथ बलात्कार करना। उसके बाद 6 नंबर, एक महिला पर एक अभिभावक, रिश्तेदार, शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार होना जो उसके प्रति विश्वास और अधिकार की स्थिति में है। 7 नंबर में सांप्रदायिक कम्युनल हिंसा के दौरान महिला के साथ बलात्कार करना। उसके बाद गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करना, एक ऐसी महिला के साथ बलात्कार करना जो अपनी सहमति देने में असमर्थ है, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व जमा कर उसके साथ बलात्कार करना, मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित महिला के साथ बलात्कार करना, गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने, अपंग, डिसेबल और विरूपित, डिसफिगर करते हुए उसके जीवन को खतरे में डालते हुए महिला के साथ बलात्कार करना, एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार करना, उसे गैंगरेप बोलते हैं। और इन सारी घटनाओं के लिए 376 एक्ट के तहत ही व्यक्ति को सजा दी जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा 2 के तहत प्रदान किए गए उपरोक्त सभी उदाहरणों के लिए अपराधी के लिए सजा कारावास होती है, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी। इसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर बलात्कार करता है 376 एक्ट के तहत उसे 10 वर्ष की सजा दी जा सकती है, उसके साथ ही उसे आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। धारा 376 में 16 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार की सजा का प्रावधान इस मामले में है। वैधानिक दंड श्रम रिंगर्स कारावास होगा जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। वो पीड़ित को जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं धारा 376 के प्रमुख संशोधन। 1983 का आपराधिक कानून दूसरा संशोधन अधिनियम। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 में पहली बार वर्ष 1983 में प्रमुख रूप से संशोधन किया गया था। उपरोक्त संशोधन कुख्यात मथुरा मामले में हुई थी वृद्धि का परिणाम या उत्पाद, जिसमें देश के एक राष्ट्रव्यापी हंगामा खड़ा कर दिया था क्योंकि मामले ने भारतीय आपराधिक कानून और व्यवस्था को मूल पर हमला किया था। यह तुकाराम और अन्य बनाम राष्ट्र जैसे 1978 का मामला है, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति यानी 2 पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर एक किशोर आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार किया था जब वह उनकी हिरासत में थी। यानी कोई बच्ची थी जो 1978 में उनके हिरासत में थी और 2 पुलिसकर्मी ने मिलकर उनका बलात्कार किया था। आपराधिक मुकदमे ने हमारी आपराधिक कानून में बदलाव के लिए अचानक आग्रह को जन्म दिया, क्योंकि निचली अदालत ने 2 अभियुक्तों को यह देखते हुए बरी कर दिया था कि पीड़िता को यौन संबंध बनाने की आदत थी और यौन कार्य उसके ओर से स्वेच्छा से किया गया था और अभियोजन पक्ष आरोप वापस लेने के मामले से साबित नहीं कर पाया था। अपनी अपील में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसलों को पलट दिया और अभियोजिका ने निष्क्रिय निवेदन के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया। यह तर्क देते हुए पीड़िता की सहमति अभियुक्त के अधिकार पर लगाए गए भय और दबाव का परिणाम थी, जिससे वो असहाय महसूस कर रही थी और इस प्रकार कानून की नज़र में कोई सहमति नहीं दी थी। इसके बाद अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां उच्च न्यायालय के फैसलों को पलट दिया, जिसमें अभियुक्त को आरोपों से बरी कर दिया गया था। इस स्पष्टीकरण के साथ ही अभियोजिका के शरीर पर कोई निशान नहीं पाए गए थे और उसने कोई अलार्म या कोई चेतावनी नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने विभिन्न नारीवादी समूहों और जनता द्वारा व्यापक विरोध और आलोचना के लिए अदालत के अवलोकन को खुला छोड़ दिया था, जहां सभी लोगों के विभिन्न कानूनों के प्रोफेसरों ने सहमति शब्द के अर्थ पर सवाल उठाया था। 1983 में देश के सभी अशांति और विरोध के कारण आपराधिक कानून द्वितीय संशोधन अधिनियम 1983 में पारित होने के साथ कानूनी सुधारों में एक संशोधन पेश किया। इस अधिनियम में विभिन्न नए दंडात्मक प्रावधान धारा 376 बी, 376 सी और 376 डी भी लाए गए, जिन्होंने हिरासत में बलात्कार से निपटने के लिए जोड़ा गया था। इस विशेष संशोधन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 114 ए को भी सम्मिलित किया गया, जो इस धारणा के लिए प्रदान करती है कि अदालत पीड़िता के समर्थन में रखती और यौन गतिविधि के कोई सहमति नहीं दी थी। जब वह इससे इनकार करती है, ऐसे मामलों में धारा के अनुसार दोषमुक्त प्राप्त करने के लिए इस धारा का खंडन करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होती है। संशोधन ने आगे आईपीसी की धारा 228 ए को पेश किया, जिसमें पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण डिस्क्लोजर पर रोक लगाई गई। निर्भया मामला और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। ऐसे ही एक मामला 2013 का देखते हैं, जहां पे 2012 में देश ने सबसे दर्दनाक अपराध देखा था। शायद आपको भी पता होगा अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ वगैरह में रुचि रखते हैं, तो जो कोई भी एक इंसान के खिलाफ कर सकता है। देश की राजधानी में एक युवती निर्भया के साथ इतने बर्बर तरीके से बलात्कार किया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
उसके साथ दिल्ली में एक बस में 6 लोगों द्वारा क्रूरता सामूहिक बलात्कार किया गया था तथा यौन कांड के बाद उसके आंतरिक अंग और निजी अंगों को इस हद तक विकृत कर दिया गया था कि उसके आंतरिक अंगों को खींच लिया गया था और उसके निजी अंगों को बहुत ही अमानवीय तरीके से विकृत कर दिया गया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और अंततः उसकी जान चली गई थी। 4 प्रतिवादियों ने सितंबर 2013 में बलात्कार, अपहरण और हत्या के सबूत को नष्ट करने का दोषी ठहराया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कहते हुए बरकरार रखा था कि मामला स्पष्ट रूप से दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता। न्यायमूर्ति वर्मा की समिति की रिपोर्ट मानव अंग भंग न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट मानव अंग भंग के भयानक मामले के बाद जनता सड़क पर उतर आई और तत्कालीन वर्तमान आपराधिक कानून प्रावधानों के प्रति बड़े पैमाने पर आक्रोशित प्रदर्शित किया गया। उसी के जवाब में सरकार ने न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की समिति ने दंडात्मक प्रावधानों के सुधार के संशोधन का सुझाव देने के लिए एक निर्धारित किया। बाद में समिति ने सभी प्रकार के यौन अपराधों पर सिफारिश की। बलात्कार के लिए दंड के संबंध में समिति का विचार था ऐसे अपराधों को श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता है। समिति की राय थी कि बलात्कार पीड़ित की आत्मा के लिए एक निवारक कार्य है, लेकिन यह एक महिला की नैतिक संरचना को नष्ट कर देता है। हालांकि ऐसे मामलों में मौत की सजा मांग करना उचित नहीं है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति द्वारा संपादित 3 फरवरी 2013 को अस्तित्व में आया। इसमें भारतीय दंड संहिता 1807, दंड प्रक्रिया संहिता 73, साक्ष्य अधिनियम 1872 के बदलाव की एक विस्तृत श्रृंखला पास की। ऐसे करके बहुत सारे कानून यहाँ पे आए और बहुत सारी इसमें संशोधन हुए। अभी भी ऐसे बहुत सारे हो ही रहे हैं। और कठुआ बलात्कार मामला आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 की बात करें, 2018 में राष्ट्र ने एक बार फिर देश के आपराधिक कानूनों के खिलाफ आक्रोश फैलाया जब एक 8 वर्षीय लड़की को मारने से पहले 1 सप्ताह के लिए 6 आरोपियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया। नाबालिग लड़की के साथ हुई इस कथित घटना के बाद सुधार 2018 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 12 से 16 वर्ष की उम्र की नाबालिग लड़कियों को लक्षित करने वाले व्यक्तियों को बलात्कार के लिए कठोर दंडात्मक शुरुआत की गई। इस अधिनियम में जुर्माने के साथ कम से कम 20 साल के सश्रम कारावास की शुरू हुई। 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में इसे आजीवन कारावास या मृत्यु को बढ़ाया जा सकता है और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। और ऐसे करते करते बहुत सारे संशोधन हुए। हो सकते हैं आगे भी आने वाले ऐसे मामलों में बहुत सारे संशोधन होंगे और जिसे यहाँ पे बताई जाएगी। तब तक के लिए अगर आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। ऐसे करके बहुत सारी कानूनें बनी और बहुत सारी यहाँ पे एक और बलात्कार की सज़ा पर ऐतिहासिक फैसले। मुकेश और अन्य बनाम दिल्ली एनसीटी और 2017 की निर्भया मामला की बात करें, एक पैरामेडिकल छात्र को 6 पुरुषों के द्वारा समूह पर प्रताड़ित और बलात्कार किया गया, जिन्होंने उसकी ओनी को उसकी आंतों, पेट और जननांगों में लोहे की छड़ डाल दी थी, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से खराब हो गए थे। किए गए अपराध के लिए अभियुक्तों में से एक जो किशोर था को 3 साल के लिए सुधार सुविधा के लिए भेजा गया था। एक अभियुक्त ने जेल में आत्महत्या कर ली थी और बाकी को मौत की सजा दी गई थी। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन मामलों में सजा देना विवेक का मामला है, जिसका प्रयोग उन परिस्थितियों को तौलते समय किया जाना चाहिए जो बढ़ रही है या कम रही है। इसके अलावा जो देखा जाना चाहिए वो समग्र रूप से समाज की सुरक्षा है, अपराधियों के अधिकारों और समग्र रूप से समाज के अधिकारों को, अवधारणाओं और भावनाओं को संतुलित करना चाहिए। और ऐसे करके बहुत सारी ऐसी मामला आई और जिसे उसमें क्या होती है, कानून में संशोधन भी किया जाता है और फिर कुछ संशोधन करने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती है, फिर आगे ऐसी होती रहती है। तो आपसे हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे, आप लोग अपना जो भी है जैसे हैं आप लोग बढ़िया जी रहे होंगे। और ऐसे ही अगर आप कोई और भी वीडियो जानना चाहते हो और सारे कोई एक्ट पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी। तब तक के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की वीडियो के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी आपको उपयोग में आएगी, काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव आएगी। और तब तक के लिए बंद करते हैं।